नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे अजीत पवार के बेटे पर क्या है फडणवीस का बड़ा एक्शन। बिहार में एकजुट एनडीए ने क्या दिया संदेश। बीएमसी चुनाव पर क्या है ईसी का फैसला। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े 300 करोड़ के जमीन डील की जांच के दिए आदेश। एकनाथ शिंदे, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, बिहार में एनडीए की एकता का प्रदर्शन, देश भर से जुटे सहयोगी दल। बीएमसी चुनाव में बड़ा फैसला। दलित आदिवासी महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी से होगा तय, जल्द निकाली जाएगी लॉटरी। मुंबई युवा कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ जागरूकता अभियान किया शुरू, महाराष्ट्र में मचा सियासी बवाल। कांग्रेस ने बीजेपी पर वंदे मातरम के नाम पर नफरत फैलाने का लगाया आरोप, सचिन सावंत बोले असलम शेख और अमीन पटेल को बीजेपी ने बनाया निशान। खबरों में सबसे पहले बात सीएम फडणवीस के बड़े एक्शन की। महाराष्ट्र में राजस्व विभाग ने पुणे में डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े 300 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे जुड़े सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक कंट्रोवर्शियल डील महार वतन की 40 एकड़ सरकारी जमीन की बिक्री से जुड़ी है, जिसमें पार्थ पवार पार्टनर हैं, जो अमेडा इंटरप्राइजेस एलएलपी को बेचा गया। सौदे में धांधली सामने आई है, जिनमें स्टैंप ड्यूटी में छूट और सरकारी प्रॉपर्टी की निजी फर्म को गैर कानूनी तरीके से बिक्री शामिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के फौरन आदेश दे दिए हैं। राजस्व विभाग ने बताया है कि 7/12 एक्सट्रैक्ट में जमीन मुंबई सरकार के नाम दर्ज है, जबकि प्रॉपर्टी कार्ड पर विक्रेताओं के नाम दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने इसे निजी फर्म को ट्रांसफर किया। पार्थ पवार, जो दिग्विजय पाटिल के साथ फर्म में पार्टनर हैं, उन पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन सीएम फडणवीस ने नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए सख्त एक्शन की बात की। उन्होंने कहा, प्राथमिक तौर पर यह मामला गंभीर लगता है। संबंधित विभागों से सभी जानकारी ली जा रही है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सभी विवरण मिलने के बाद कार्रवाई के बारे में बात करूंगा। आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की और आरोप लगाया कि पुणे के मुधवा इलाके की ये जमीन बाजार कीमत से काफी कम दर पर खरीदी गई थी और 2100 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी गई। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया ने भी 11 नवंबर तक पेश की जाने वाली शिकायत के बाद विभाग इस मामले की पूरी जांच करेगा। यानी मंत्री जी ने भी इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। इंडस्ट्रीज विभाग और कुछ उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये छूट या रियायत देता है। वो विभाग सभी संबंधित जो विवरण है वो भी देगा। विपक्ष ने भी इस सौदे की जांच की मांग की। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी की खरीदी गई ये सरकारी जमीन की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जानी चाहिए। ये जमीन सरकार की है और इसे राजस्व विभाग की मंजूरी के बिना बेचा गया है। शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने भी आरोप लगाया कि जमीन की वास्तविक कीमत जो है वो 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा है और सिर्फ 1 लाख रुपए की पूंजी वाली कंपनी ने आईटी पार्क बनाने का प्रस्ताव कैसे रखा, ये समझ से परे है। दानवे ने डील को 27 दिनों में पूरा होने और स्टैंप ड्यूटी माफ करने की भी आलोचना की। दानवे ने आगे कहा कि पहले अजीत पवार कहते थे कि लोग सब मुफ्त चाहते हैं, अगर ऐसा है तो ये जमीन मुफ्त क्यों चाहते हैं। आपको बता दें कि इस जमीन डील को लेकर भी राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने कई आरोप जो हैं महाराष्ट्र सरकार पर लगाए, जिसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जो तगड़ा एक्शन लिया उससे साफ हो जाता है कि चाहे कोई मंत्री का बेटा हो या खुद डिप्टी सीएम का कोई बेटा क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है तो उसकी जांच होगी और जांच के बाद जो भी कार्रवाई बनती है कानूनी तौर पर वो कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कह दिया कि इसके लिए अजीत पवार को भी बख्शा नहीं जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का जोर जो है वो अपनी ताकत और मजबूती दिखाने पर साफ साफ नजर आ रहा है। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए धुआंधार प्रचार है। बिहार में एनडीए की 5 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी और वो खुद को पांडव के रूप में पेश भी कर रही हैं। सीट बंटवारे में विरोधी गठबंधन से लीड ली, प्रचार, संगठन और संसाधनों में आपस में सटीक तालमेल और समन्वय किया गया। लेकिन एकता का यह संदेश सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। कोशिश ये है कि देश में सरकार चला रहा पूरा एनडीए एकजुट दिखे। इसलिए बीजेपी ने एनडीए के ऐसे घटक दलों को भी बिहार के चुनावी मैदान में उतारा जिनकी राज्य में मौजूदगी भी नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बिहार में चुनाव प्रचार में उन्होंने हिस्सा लिया। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस भी बैक टू बैक कई रैलियां कर चुके हैं। उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया। इस तरह पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने भी प्रचार में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे और टीडीपी के महासचिव और आईटी मंत्री नारा लोकेश भी बिहार पहुंचे। वो एनडीए के समर्थन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोशिश ये दिखाने की रही कि न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में एनडीए मजबूत है और सभी सहयोगी दल एक दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। यानी ये संदेश जो है ना सिर्फ बिहार में गया बल्कि पूरे देश को एक साफ संकेत दिया गया है कि महाराष्ट्र में भी जो निकाय चुनाव हैं उसमें भी एनडीए एकजुट है, जहां पर महायुति के नाम पर पूरा गठबंधन जो है मजबूती के साथ चुनावों की तैयारी कर रहा है और यही संदेश बिहार में भी गया है। आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण के लिए 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले एनडीए की तरफ से तमाम जो नेता हैं वो धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और महागठबंधन पर इसका दबाव भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। विपक्षी नेता बौखला चुके हैं क्योंकि पहले चरण का चुनाव भी उनके हाथ से निकल गया है। तो महाराष्ट्र के तमाम नेता बिहार में जाके प्रचार कर रहे हैं और एनडीए की मजबूती का संदेश दे रहे हैं। खबरों में आप बात करते हैं बीएमसी चुनावों की। महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी चुनाव होने वाले और इस बार का चुनाव काफी खास होने वाला है। यही वजह है कि सबकी नजरें इस चुनाव पर टिकी हैं। इस बार सीटों का आरक्षण लॉटरी के जरिए तय किया जाएगा। लॉटरी सिस्टम का पूरा काम 11 नवंबर को हो जाएगा, जिसके जरिए आरक्षण तय किया जाएगा। मुंबई नगर निगम ने गुरुवार को ही आने वाले नगर निकाय चुनावों के वार्डों का आरक्षण निर्धारित करते हुए 11 नवंबर को लॉटरी की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि ये लॉटरी अनुसूचित जाति यानी महिला और अनुसूचित जनजाति महिला और दूसरे पिछड़ा वर्ग जिसमें सामान्य महिला यानी जनरल कैटेगरी का कोटा है और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण तय किया जाएगा। मुंबई में कुल 227 नगर निगम वार्ड है जिनमें चुनावों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। लॉटरी जो है वो बांद्रा यानी वेस्ट, बाल गंधर्व रंग मंदिर सभागार में की जाएगी। आरक्षण सूची का मसौदा 14 नवंबर को रिलीज किया जाएगा और जो नागरिक हैं वो 20 नवंबर दोपहर 3 बजे तक इस पर अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। बीएमसी ने कहा है कि जो आपत्तियां अभी तक प्राप्त हुई हैं और सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में इस बार का बीएमसी चुनाव काफी खास होने वाला है। उसकी वजह है शिवसेना 2 टुकड़ों में बटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवसेना टूटने के बाद ये पहला चुनाव है। एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। 1997 से ही शिवसेना का गढ़ रहा है, लेकिन शहर अब 2 शिवसेनाओं के बीच बटा हुआ है। छोटी पार्टियां भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में चुनाव का ऐलान हो गया है। 2 दिसंबर को इन पर वोटिंग होगी, जबकि 3 दिसंबर को इन निकाय चुनावों के नतीजे घोषित होंगे। और खबरों में आप बात करते हैं कांग्रेस की वोटर लिस्ट पर घमासान की। मुंबई युवा कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर लोगों को अवगत कराने के इरादे से एक जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया है। मुंबई इकाई के अध्यक्ष जीनत शबरीन के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आज से घाटकोपर से साकीनाका तक मेट्रो के जरिए और अंधेरी से गोरेगांव तक उपनगरीय लोकल ट्रेन से सफर किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों के साथ बातचीत की और इस मुद्दे को उजागर करने वाले पर्चे भी बांटे गए। युवा कांग्रेस ने एक बयान में कहा है कि इस अभियान का मकसद नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियों के बारे में जानकारी देना है। इसके साथ ही उन्हें लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का
अनुरोध किया गया है। यानी राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फेल होने के बाद जिस तरह से वो बम फुस हुआ है, उसके बाद अब महाराष्ट्र में मुंबई कांग्रेस युवा नेता जो हैं वो इस तरह का अभियान चला रहे हैं, जबकि बार बार चुनाव आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से उनके हर सवाल का जवाब दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद बार बार वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। और खबरों के आखिर में बात करते हैं सियासी संग्राम की। देश जब वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने का उत्सव बना रहा है, तब राष्ट्रगीत को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेता मुस्लिम विधायकों असलम शेख और अमीन पटेल के घरों के बाहर वंदे मातरम गाने की मुहिम पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा है कि बीजेपी का यह दुष्प्रचार निंदनीय और शर्मनाक है, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी विधायक ने कभी वंदे मातरम का विरोध नहीं किया। सचिन सावंत ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों के खिलाफ जो चलाया जा रहा अभियान है वो झूठा और घोर और आपत्तिजनक है। उन्होंने ये भी बताया कि असलम शेख और अमीन पटेल ने बीजेपी को चुनौती दी, अगर वंदे मातरम गाना है तो हमारे कार्यालय के बाहर नहीं, अंदर आइए और गाइए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का ये रवैया साफ दिखाता है कि वो राष्ट्रगीत के नाम पर धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब हो रहा है महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर। कांग्रेस ने याद दिलाया कि वंदे मातरम का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है और इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी थी। पार्टी ने यह भी कहा, जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम गाकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब आरएसएस का कोई भी अस्तित्व नहीं था। कांग्रेस ने यह भी कहा, यह गीत उनके संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, जबकि आज उसी गीत का इस्तेमाल बीजेपी ध्रुवीकरण और चुनावी फायदे के लिए कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जो लोग संविधान का विरोध करते थे, जिन्होंने सालों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, वही आज राष्ट्रभक्ति का दिखावा करें। पार्टी ने कहा कि वंदे मातरम हमारी रगों में है, इसे हम कोई सिखाने की हमें जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी पर यह भी कहा कि उसके लिए वंदे मातरम सिर्फ दिखावा नहीं, जबकि असली राष्ट्रभक्ति है, और वो जो एकता, समानता और संविधान के सम्मान में भी दिखती है। यानी एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है और इसको लेकर मुंबई में सियासी संग्राम छिड़ा है। इधर बीजेपी ने भी सचिन सावंत के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी ने साफ कहा है कि कांग्रेस जो भी कर रही है, लगातार वो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। उनके नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसलों का सवाल उठा रहे हैं, जिससे साफ है कि खुद कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक जितनी भी जो संविधान से जुड़ी चीजें हैं, चाहे फिर वो राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, सबका अपमान कांग्रेस की तरफ से किया जाता है, और महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों ने भी वही किया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।